नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो इसमें हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संरचना क्या है या तो मंत्री बनने की जो योग्यता क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वही आगे जाकर प्रधानमंत्री भी बनते हैं और मंत्री भी बनते हैं। तो व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार विभिन्न विभागों का निर्माण करती है, यानी अलग अलग विभाग होते हैं। तो अलग अलग विभाग को देखने के लिए अलग अलग मंत्री भी होते हैं, इसलिए विभिन्न विभागों को देखने के लिए उसके प्रमुख के रूप में अलग अलग मंत्री होते हैं। और ये सभी मंत्री का जो सम्मिलित रूप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। सभी विभागों के प्रमुख मंत्री होते हैं और ये सभी मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है, क्या संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, क्या संविधान में कहीं पर इसका वर्णन किया गया है? तो हम आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल 74 जिसमें कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी मंत्री परिषद का वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग समझ गए कि मंत्री परिषद का जो पद होता है या तो मंत्री का जो पद होता है, ये एक संवैधानिक पद होता है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है। अब देखेंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति के संबंध में हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति सभी मंत्रियों का नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 75 इसमें वर्णन किया हुआ है। अगर कहीं पर पूछा जाता है कि विभिन्न मंत्रियों का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 75 के आधार पर। तब आगे ये भी सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो कोई भी मंत्री को उसके पद से अगर हटाना हो, उसको बर्खास्त करना हो, तो कौन करता है? तो ये भी काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, पहले जैसे नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर, उसी प्रकार बर्खास्त या पद से हटाने का समय भी प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है। अब आगे हम लोग जो इससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन मंत्री बन सकता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो चुनाव में जीतकर आए हैं, यानी लोकसभा के सदस्य हैं या तो राज्यसभा के सदस्य हैं, वैसे लोग केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसके एवज में और एक याद रखने जो बात है कि ऐसे लोग भी मंत्री बन सकते हैं जो चुनाव में जीतकर नहीं आए हैं, यानी वो ना लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आप लोगों को बता दें कि वैसे लोग भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि वो व्यक्ति 6 महीना के अंदर में सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी चुनाव जीतकर आना चाहिए। या तो वो लोकसभा का सदस्य बने या तो राज्यसभा का सदस्य बने, लेकिन उसको सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और कुछ इतिहास के वैसे घटनाओं को देखते हैं कि जो चुनाव में जीतकर नहीं आए थे लेकिन मंत्री भी बने थे और प्रधानमंत्री भी बने थे। जैसे हम लोग देखते हैं कि
मतलब 1994 में HD देवगौड़ा जी, उस समय वो कर्नाटक के सीएम थे 1996 में, देवेगौड़ा जी कर्नाटक के सीएम थे। लेकिन उनको संयुक्त मोर्चा के सरकार में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाद में वो फिर राज्यसभा के सदस्य बने थे। इसी तरह से राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी और 1966 के समय वो राज्यसभा की मेंबर थी और प्रधानमंत्री बने थे। और हम देख सकते हैं कि 1997 ईस्वी में गुजराल वो प्रधानमंत्री बने थे, वो भी राज्यसभा के मेंबर थे। और अगर देखें तो हाल फिलहाल में आप लोगों को जो याद होगा कि प्रधानमंत्री 2 टर्म्स हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो वो भी राज्यसभा के ही सदस्य हुआ करते थे। तो इस तरह से राज्यसभा के भी सदस्य और लोकसभा के भी सदस्य जो भी हो वो मंत्री भी बन सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि जो मंत्री परिषद होता है ये कार्य किस तरह से करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। तो मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर वे कार्य करते हैं। क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक विभाग से जुड़ा हुआ कोई निर्णय होता है तो वो कैबिनेट में पारित होता है, कैबिनेट में उसको निर्णय लिया जाता है। उसके बाद वो मतलब आगे हमारे पब्लिक के फलक में आता है और हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से सरकार का निर्णय होता है। और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी मुद्दे पर बात होती है, अगर वहां पर विभिन्न मंत्रियों का अलग अलग मत होता है उस समय, लेकिन जब वो पूरी तरह से सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है उसके बाद उसको सरकार का निर्णय माना जाता है। उसके बाद ना ही आप बाहर पब्लिक में या तो मीडिया में इस बात का नाराजगी दिखा सकते हैं कि इस विषय पर मैं सहमत नहीं था, राजी नहीं था। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री या तो मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर करती है। किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं बल्कि वो सामूहिक निर्णय माना जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों को याद होगा हिंदू कोड बिल, जिसमें BR अम्बेडकर जी मतलब रेजिग्नेशन किए थे मंत्री पद से, यानी वे उस विषय पर सहमत नहीं थे। उनके जो साथी और मंत्री थे उनकी उस विषय पर मत विभेद था, लेकिन वो मत विभेद को रखकर मंत्री परिषद में रह नहीं सकते क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य होती है। इसलिए उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया था। उसके बाद 1960 के बाद या तो 1960 के दशक के आसपास CD देशमुख जी जो वित्त मंत्री थे, वे भी कुछ मतभेद होने के कारण या तो मत भिन्नता होने के कारण उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया था। उसके बाद आप लोगों को याद होगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, हमेशा चर्चा में मीडिया में बना रहता है, 1986 ईस्वी में केरल के अभी जो तत्कालीन राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ जी, वे उस समय राजीव गांधी सरकार के समय मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जो महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ जो बिल था तलाक से संबंधित, उसमें कुछ विवाद था जिस कारण से उन्होंने मंत्री पद से त्याग दे दिया था। ठीक है, तो आप लोग देखें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके ऊपर जिम्मेदार होता है, यानी मंत्रिपरिषद, ये सवाल नेट में पूछा गया था कि किसके ऊपर जिम्मेदार होता है। तो मंत्रिपरिषद संसद के ऊपर जिम्मेदार होता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदार होता है? नहीं, इसका सवाल का आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यह सवाल पूछा भी गया था, पूछा जाता है ये कि क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होता है? नहीं, वो राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ये नेट के एग्जाम में 2019 में इसको पूछा गया था, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय पर हम लोग देखें। मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय पर पहले कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद में जितना चाहे मंत्री रख सकते थे, लेकिन जब दल बदल संबंधी मामले आने लगे और इस तरह से विभिन्न दलों को तोड़ा जाने लगा, या तो अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे नेता पार्टी चेंज करने लगे, तो इसको देखते हुए ये एक कानून आया था 2003 ईस्वी में। दल बदल संबंधित ही है, लेकिन इसको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद भी रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है अभी तक रेलवे, एसएससी या तो नेट में। तो 2003 में संविधान का 91वां संशोधन किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत अधिकतम 15% ही मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम कितने? 15%। इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री समेत, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो बहुत जगह आपको एग्जाम के आंसर में ये छकाने के लिए आप लोगों को रहेगा कि 15% मंत्री हो सकते हैं, किसी में रहेगा कि प्रधानमंत्री समेत। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रधानमंत्री समेत 15% होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको याद रखना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे जगह इसका मेंशन नहीं किया रहता है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां भी विधानसभा है। तो दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? क्या 15%? नहीं, दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों की संख्या उसकी जो विधानसभा की कुल सीट है उसकी 10% होती है। 10% दिल्ली में होती है। कहां? दिल्ली में। तो दिल्ली विधानसभा में सीट की संख्या कितनी है? 70। इस तरह से इसका 10% 7, यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री समेत वहां के मंत्री परिषद में 7 मंत्री होंगे। ठीक है। और एक याद रखने वाली बात है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, केरल एक राज्य है। ये जो नियम है 15%, ये सभी राज्यों में लागू होता है और केंद्र में भी लागू होता है, लेकिन क्या केरल में लागू होता है? केरल में ये लागू नहीं होता है। केरल एक छोटा राज्य है, वहां विधानसभा में सीटों की संख्या है 40, इसलिए ये नियम इसको लागू नहीं किया गया यहाँ पर। और केरल में नहीं, सॉरी, मतलब केरल बोल रहे हैं हम, मन में गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और गोवा में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 12 होगी। ये दोनों को याद रखिएगा, दिल्ली में 7 यानी 10% और गोवा में 12, अधिकतम 12 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब मंत्री परिषद का संरचना देखते हैं हम लोग। तो मंत्री परिषद का संरचना किस तरह का होता है, इसमें किस प्रकार के मंत्री होते हैं, मतलब मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो शक्ति के आधार पर या पावर के आधार पर, शक्ति हो गया, पद हो गया, उसकी जो राजनीतिक महत्व हो गया, वेतन भत्ते हो गया, इसके आधार पर मंत्री परिषद के मंत्रियों का कैटेगरी होता है, यानी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है।
तो उनको क्या शक्ति है, पद क्या है और राजनीतिक महत्व क्या है उस पद की, और वेतन भत्ते क्या हैं, इसके आधार पर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला नंबर में कैबिनेट मंत्री, दूसरा नंबर में राज्य मंत्री, और तीसरा नंबर में उप मंत्री। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के मंत्री हैं, इनका सम्मिलित रूप क्या है, मंत्रिपरिषद कहलाता है। तो एक एक करके हम इन तीनों को डील करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि सरकार में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे वित्त हो गया, रक्षा हो गया, विदेश हो गया, गृह हो गया, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, इन विभाग से जुड़े हुए जो मंत्री होते हैं या तो इन विभाग के जो मंत्री होते हैं वे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनसे जो जुड़े हुए मंत्री होते हैं वे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं और सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या तो प्रशासनिक हो, सभी में कैबिनेट मंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है और कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही वो लिया जाता है। आप लोगों को बता दें कि सरकार के द्वारा जितने भी नए पॉलिसी या तो नए विधेयक जो भी सदन में पेश किए जाते हैं, इन सभी पर पहले चर्चा कैबिनेट मंत्रियों के मीटिंग में होती है। तो कैबिनेट मंत्री के मीटिंग यानी कैबिनेट मीटिंग में, तो कैबिनेट मीटिंग में वे सभी महत्वपूर्ण विभाग के जो मंत्री होते हैं, जैसे वित्त हुआ, रक्षा हुआ, विदेश हुआ, गृह हुआ, या तो सूचना प्रसारण हुआ, इस तरह से अलग अलग उन सभी के, तो वे सभी मंत्री उसमें भाग लेते हैं। अब आगे ये समझना है आप लोगों को कि कैबिनेट मंत्री ये सभी मिलकर ही क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल। सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो आप यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मंत्रिमंडल है क्या, और हम लोग पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद। तो हम लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है इसको समझते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। हम लोग देखे थे कि जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। यानी मंत्रिपरिषद के अंदर तीनों होते हैं शामिल, और ये एक बड़ा निकाय होता है, मतलब सभी शामिल होते हैं। 60 से 70 मंत्री पूरी तरह से होते हैं जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखना है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, और कैबिनेट मीटिंग यानी मंत्रिमंडल के मीटिंग में उनको बुलाया जाता है। और जैसे कि हम देखें कि ये एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी कोई रहते हैं, और उसमें केवल कैबिनेट मंत्री रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लगभग इस तरह से। और जो भी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो भी नीतियां लाई जाती है, वे मंत्रिमंडल में उनका डिस्कस होता है, कैबिनेट में उसका डिस्कस होता है। इसलिए ये सरकार का राजनीतिक मामला में और प्रशासनिक मामला में ये सबसे उच्चतर संस्था है, इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और मंत्रिपरिषद इसके कंपैरिजन में उनकी कम शक्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी मंत्री मिले हुए होते हैं। सभी मंत्रियों का संयुक्त रूप को हम लोग मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में यानी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। आगे हम आपको बताएंगे जब राज्य मंत्री के बारे में, तब आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक विशेष याद रखने वाली जो बात है आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे हम लोग देखें कि मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान में आर्टिकल 74 में किया हुआ है, तो क्या मंत्रिमंडल का भी वर्णन किया हुआ है? तो आप लोगों को बता दें कि जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का वर्णन नहीं किया हुआ था, लेकिन 75 के आपातकाल के बाद 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद संविधान का 44वां संशोधन किया गया। चौवालीसवां संशोधन कब हुआ था? 78 में, इसको भी याद रखिएगा। और ये 44वां संशोधन जुड़ा हुआ था आपातकाल संबंधी शक्ति से, यानी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से। तो इसमें क्या सुधार किए गए थे, क्या संशोधन किए गए थे? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो 75 का जो आपातकाल लागू हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का या तो मंत्री परिषद का मतलब मंत्रिमंडल का कैबिनेट का लिखित सिफारिश नहीं था, और उसमें फखरुद्दीन अली अहमद जी थे और उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिस कारण से ये व्यवस्था किया गया 78 में 44वां संविधान संशोधन में कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के लिखित शिकायत मतलब लिखित सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। मतलब उसी समय कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ये दोनों शब्दों का वर्णन संविधान में आया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। 44वां संविधान संशोधन भी, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है इसको। इसके बाद हम लोग कैबिनेट मंत्री देखें। अब देखते हैं सेकंड नंबर में राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो आप लोगों को बता दें पहले कि राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिस पर केवल राज्य मंत्री लिखा होता है, और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ऐसा आप लोग लिखा हुआ देखे होंगे ब्रैकेट में। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, इसको समझना है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके डील करते हैं। पहले स्वतंत्र प्रभार को डील करते हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब अभी हम लोग देखे थे जिस तरह से कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, लेकिन उनको अधिकार होता है कि वो कैबिनेट के मीटिंग में भाग ले सकते हैं। उसी तरह राज्य मंत्री भी अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, लेकिन ये अंतर दोनों में क्या है कि ये कैबिनेट के मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोगों को एक याद रखना है कि जब विशेष रूप से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्रालय होता है या विभाग होता है उनसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अगर कैबिनेट में डिस्कस करना रहता है तो विशेष रूप से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है, यानी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, तब ये कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं। विशेष रूप से आमंत्रण होता है तब। और ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री प्रमुख होते थे। और आप लोगों को बता दें जैसे कुछ उदाहरण के रूप में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि राज्य मंत्री कौन होते हैं। और ये अपना राज्य मंत्री जो अपना रिपोर्ट करते हैं ये प्रधानमंत्री को करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इनके बीच में और कोई दूसरा कड़ी नहीं होता है, ये किसी के अंडर में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर और उसके संज्ञान में रहते हुए सभी काम करते हैं। तो हम लोग देखें उदाहरण, आप अगर समझना चाहेंगे तो अभी वर्तमान समय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जैसे उत्तर पूर्वी मामले का मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर पूर्वी मामले डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। और दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि युवा एवं खेल मंत्रालय, इसका स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर किरण रिजिजू। तो ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हुए और ये डायरेक्ट अपने रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके अधीन में काम करते हैं। यहाँ पर समझना है आपको, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन में काम करते हैं, यानी उसके अंडर में काम करते हैं ये। तो कैबिनेट मंत्री पहले आते हैं, उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं। इसके दिशा निर्देश पर ये काम करते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री के जिम्मे जो भी मंत्रालय होता है, उन मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण या तो विशेष कुछ ऐसे काम हुए उनको राज्य मंत्री को सौंपा जा सकता है, या तो कुछ विभागीय काम हुआ कैबिनेट मंत्री का, तो वे सभी काम को राज्य मंत्री को सौंपा जाता है। और राज्य मंत्री भी कैबिनेट के मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से आमंत्रण किया जाए, जिस तरह से स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को किया जाता था तो वो कैबिनेट में भाग लेते थे, उसी तरह राज्य मंत्री भी जब विशेष रूप से आमंत्रण मिलता है तो कैबिनेट के मीटिंग में यह भी भाग लेते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर के मंत्री में हम देखते हैं उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन सभी के सहायता के लिए इनका नियुक्ति किया जाता है, यानी ये सहायक के रूप में होते हैं। और याद रखना है कि ये कभी भी कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। जैसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भाग लेते थे कैबिनेट मीटिंग में, विशेष रूप से आमंत्रण मिलता था तो, लेकिन उप मंत्री जो होते हैं ये कभी भी कैबिनेट के मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। और मंत्री परिषद में देखा जाए, जो मंत्रियों की जो संरचना है, मंत्री परिषद की जो संरचना है, उसके आधार पर तो सबसे निचले पायदान में उप मंत्री आते हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार है इसमें तो कोई भी उप मंत्री नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम सभी मिलते हैं। जय हिंद।